बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने 2019 और 20 का वो पार्ट सॉल्व कर दिया था, पार्ट 1, जिसमें हमने 40 क्वेश्चन कर लिए थे। अब उसके आगे क्वेश्चन हम करेंगे, तो वो उसका उसी वीडियो का पार्ट 2 है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 121 से स्टार्ट करते हैं कि सेल परमिएबिलिटी एंड ट्रांसपोर्ट प्रोसेस ऑफ सेल मेम्ब्रेन डिपेंड्स अपॉन इट्स फॉस्फोलिपिड। ठीक है, ये फॉस्फोलिपिड पर होता है कि देखो मैंने आपसे पहले ही कह दिया था कि जो सेल वॉल है वो फ्रीली परमिएबल है, उससे कोई भी चीज़ इन एंड आउट हो सकती है। लेकिन जो सेल मेम्ब्रेन है उससे स्पेसिफिक चीज़ें इन एंड आउट हो सकती है। ठीक है, सेलेक्टिव परमिएबल या सेमी परमिएबल, दो वर्ड्स। सेल मेम्ब्रेन जो है आपका सेलेक्टिव परमिएबल है और सेमी परमिएबल है। ठीक है, तो ये जो इसको परमिएबिलिटी, सेलेक्टिव और सेमी परमिएबिलिटी किसने प्रोवाइड की है? फॉस्फोलिपिड ने। ये सेल मेम्ब्रेन में जो है, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि हमारा जो सेल मेम्ब्रेन है वो 3 चीज़ों से बना है, कार्बोहाइड्रेट से, लिपिड से और प्रोटीन से। ठीक है, तो जो हमारे सेल मेम्ब्रेन में जो फॉस्फोलिपिड्स है ना, ये हमारे सेल मेम्ब्रेन को सेमी परमिएबल बनाते हैं। को समझ आ रहा होगा जो मैं आपको बताती जा रही हूँ। ठीक है, मैंने आपको बताया भाई सेल मेम्ब्रेन की कॉम्पोजिशन क्या है, प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट्स और लिपिड्स। सेल मेम्ब्रेन किन चीज़ों से बना है? प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स एंड लिपिड से। तो जो सेल मेम्ब्रेन के जो लिपिड्स है ना, उसके साथ आप एक फॉस्फोरस को लगा दो तो फॉस्फोलिपिड बन जाएगा। तो आपको जो फॉस्फोलिपिड है ना, इसके पास ये वो ताकत है, इस फॉस्फोलिपिड के पास वो ताकत है कि ये कुछ चीज़ों को अंदर आने देता है और कुछ चीज़ों को अंदर आने नहीं देता। परमिएबिलिटी एंड ट्रांसपोर्ट, वही बात हो गई। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट का काम पता है क्या होता है सेल मेम्ब्रेन में? सेल रिकग्निशन, सेल टू सेल रिकग्निशन एंड सरफेस मार्कर्स आप इसे बोल सकते हो। इसका इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस भी नहीं बताते हैं। ठीक है, ओके, पॉलीसेक्राइड, यही कार्बोहाइड्रेट की बात हो रही है। सेल्यूलोस होता ही नहीं है हमारे सेल मेम्ब्रेन में, तो ये तो पॉइंट बनता ही नहीं है। ऑप्शन बहुत ईजी ऑप्शंस दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 122, विच डिसऑर्डर अमंग द फॉलोइंग कैन नॉट बी डिटेक्टेड बाय अमाइनो सिंथेसिस। ठीक है, अमाइनो सिंथेसिस यू वेरी वेल नोन अबाउट इट, कि हम इंजेक्ट करते हैं, ठीक है, ताकि हम कैरियोटाइप देख सके किसी भी वुमेन का। फॉर एग्जांपल, अगर ऐसी वुमेन है जिसके जो ऑफस्प्रिंग्स, जिसके चाइल्ड ऐसे हो रहे हैं कि उन्हें कोई जेनेटिक डिसऑर्डर है, तो हम तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था, ठीक है, कि अगर कोई किसी पेरेंट का कोई ऐसा बच्चा हो गया है जिसे कोई जेनेटिक डिसऑर्डर है, डाउन सिंड्रोम है, ठीक है, तो फिर दोबारा जब उनको वो वुमेन जो लेडी है वो प्रेग्नेंट होती है, तो हम अमाइनो सिंथेसिस करवाते हैं, यानी उस बच्चे का कैरियोटाइप देने के लिए। क्योंकि जब उस बच्चे का कैरियोटाइप यानी उसके पूरे क्रोमोसोम्स हम देख लेंगे, अगर वो प्रॉपर बने होंगे तो फिर उस बच्चे को कोई डिफेक्ट नहीं होगा। क्योंकि उससे जो डाउन सिंड्रोम हुआ होता है वो भी जेनेटिक डिसऑर्डर, क्रोमोसोम के ख़राब होने की वजह से हुआ होता है। ठीक है, तो हम अमाइनो सिंथेसिस करते हैं। तो बता रहे कि विच डिसऑर्डर अमंग द फॉलोइंग कैन नॉट बी डिटेक्टेड। अब आपको मैंने पहले ही बता दिया कि अमाइनो सिंथेसिस, ये जो टेस्ट हम करते हैं ये जेनेटिक डिसऑर्डर डिटेक्ट करने के लिए करते हैं। कौन सी डिजीज़? जेनेटिक डिसऑर्डर्स। तो हेमोफीलिया इज द जेनेटिक डिसऑर्डर, ठीक है। हार्ट डिफेक्ट्स नॉट। हार्ट डिफेक्ट ये तो किसी डिजीज़ का नाम ही नहीं है। ये आप ऐसे बोल सकते हो कि फॉर एग्जांपल आर्थरोस्क्लेरोसिस एक डिजीज़ है, तो उसमें आप बोल सकते हो कि हाँ इसमें हार्ट डिफेक्ट्स होती है। हार्ट डिफेक्ट्स आप ले लो एक सिम्टम, एक साइन, और टेस्ट एक डिजीज़, हाँ ये है, ये जेनेटिक डिसऑर्डर है। सिस्टिक फिब्रोसिस ये जेनेटिक डिसऑर्डर है। तो ऑप्शन हमारा क्या हुआ? हार्ट डिफेक्ट। इस स्टेज से हमें हार्ट डिफेक्ट्स का पता नहीं लग सकता। ठीक है, अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 23, व्हाट इज़ द फिनोमिना शो इन द फॉलोइंग पिक्चर। आपने फॉलोइंग पिक्चर देखनी है और बताने की एब्सिशन हो रही है, सेंसेस हो रही है, एपिकल डोमिनेंस या रेप्टिंग हो रही है। तो ये एपिकल डोमिनेंस ही बताई जा रही है। अगर आप देख सकते हो कि एक एपिक्स बताया हुआ, एपिकल बर्ड, वो आगे बढ़ता चला जा रहा है। ठीक है, अब 124, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। MD-CAT एक ऐसा टेस्ट है ना कि आपको अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने पड़ेंगे। आप अपने कॉन्सेप्ट बनाओ, फिर उस कॉन्सेप्ट्स के MCQs ढूंढो। इंशाल्लाह मैं ज़रूर वीडियो बनाऊंगी आपको गाइड करने के लिए कि किस तरह मैंने बाय माई सेल्फ, यानी बगैर किसी कोचिंग और उसके, कैसे MD-CAT क्रैश किया था। ठीक है, 124, इन अ लेबॉरेटरी वाइल वर्किंग ऑन अ न्यू स्पीशी ऑफ फिश। कोई लेबॉरेटरी थी। देखो ये जो इतने बड़े बड़े क्वेश्चन है ना, ये पीछे के पेपर जो हमने किए ना उसमें इतने बड़े क्वेश्चन नहीं आते थे। ये लोग बड़े क्वेश्चन इसलिए देते ताकि कंपनसेट कर सके टाइम को भी और बच्चे की काबिलियत को भी। तो बड़े क्वेश्चन देखकर तो आपने पहले डरना नहीं है। ठीक है, उसको
तो क्वेश्चन नंबर क्या था, इट वॉज डिटरमाइन। आगे क्या गया कि हमने लेबोरेटरी में एक न्यू स्पीशी पर हम काम कर रहे हैं, फिश की न्यू स्पीशी पर। उसके हमें 2 वैरायटीज़ मिले, रेड एंड ब्राउन। इट वॉज डिटरमाइंड बाय अनदर ग्रुप ऑफ साइंटिस्ट इन अनदर लेबोरेटरी दैट ब्राउन इज डोमिनेंट। अच्छा, फिर क्या हुआ कि एक दूसरी लेबोरेटरी में दूसरे साइंटिस्ट ने ये बता दिया कि इसमें से जो ब्राउन कलर है ना, ये डोमिनेंट है। If we have brown fish with us in the laboratory, how can we determine whether they are homozygous or heterozygous for the trait? अल्लाह, वो बोल रहे हैं कि एक लेबोरेटरी में हम न्यू स्पीशी ऑफ फिश पर काम कर रहे थे, ठीक है। हमें वहाँ पर पता चला कि उस फिश में 2 कलर्स हैं, ब्राउन और ब्लैक, ठीक है। फिर दूसरे लेबोरेटरी में पता लगा कि जो ब्राउन है ना वो डोमिनेंट है। तो अगर हमारे पास वही न्यू स्पीशी ऑफ फिश है और उसका ब्राउन कलर है, लेकिन आपको पता है ना डोमिनेंट में एक चक्कर होता है, वो होमोजाइगस भी हो सकता है और हेट्रोजाइगस भी हो सकता है। यानी ब्राउन इस तरह फॉर्म, उसका जीन इस तरह भी हो सकता है और इस तरह भी हो सकता है, यानी हेट्रोजाइगस और होमोजाइगस। तो अब हमें कैसे पता लगेगा ये कि जो ये जो फिश है ये इन दोनों में से, इन जीनोटाइप कैसे हम पता लगाएंगे? तो इसके लिए हम करते हैं टेस्ट क्रॉस, ठीक है। हम क्या करते हैं, ब्रीड दिस फिश विथ रेड फिश एंड चेक F1 जनरेशन। अब यहाँ पर आइए, टेस्ट क्रॉस। टेस्ट क्रॉस में हम क्या करते हैं, टेस्ट क्रॉस किया जाता ही इसलिए, इट हेल्प्स इन डिटरमाइनिंग द होमोजाइगोसिटी और हेट्रोजाइगोसिटी ऑफ द डोमिनेंट पेरेंट, ठीक है। हम डोमिनेंट पेरेंट के होमोजाइगोसिटी और हेट्रोजाइगोसिटी डिटरमाइन करते हैं। वैसे टेस्ट क्रॉस कैसे किया जाता है, इट इज़ द क्रॉस फर्टिलाइजेशन ऑफ फिनोटिपिकली डोमिनेंट इंडिविजुअल, यानी हम वही डोमिनेंट इंडिविजुअल लेते हैं विद अ होमोजाइगस रिसेसिव, ठीक है। मतलब टेस्ट क्रॉस कैसे होता है, उस डोमिनेंट इंडिविजुअल को लेते हैं, यानी आप समझो कि हमने वो ब्राउन फिश लिया और किसके साथ उसका टेस्ट क्रॉस करवाया, यानी रेड वाले के साथ क्रॉस करवाएंगे, क्योंकि रेड जो है वो रिसेसिव है, ठीक है। तो हम वही डोमिनेंट पेरेंट लेते हैं और उसको क्रॉस किससे करवाते हैं, ऐसे स्पीशी से क्रॉस करवाते हैं कि जिसका होमोजाइगस रिसेसिव हो, ठीक है, यानी उसके जीन्स होमोजाइगस हो और रिसेसिव हो, रिसेसिव एलील हो उसमें। इसलिए ब्रीड दिस फिश with a red fish and check F1 generation. Oh, so 125. Which one is not true for coordination in animals? अच्छा, transmission by the animal system. So question point D को अब हम पढ़ते हैं, ऊपर के हमने पढ़ ली है। In nervous system, secretory chemicals are released in the blood, while in hormonal system, secretory chemicals are released in extracellular. अच्छा, तो हमें not true बताना है, तो ये not true है। ये क्यों not true है, क्योंकि इसमें उलट है। नर्वस सिस्टम सिक्रेटरी केमिकल्स आर रिलीज इन ब्लड, गलत बात है। नर्वस सिस्टम में क्या होता है कि वो अपने केमिकल्स ब्लड में रिलीज नहीं करवाता, ठीक है, वो ब्रेन ऑर्गन्स तक पहुंचाता है। वाले हार्मोनल सिक्रेटरी केमिकल्स आर रिलीज इन एक्स्ट्रा सेलर फ्लूइड, गलत। हार्मोन जो होते हैं ना, हार्मोनल सिस्टम में जो हार्मोन्स होते हैं वो अपनी सिक्रीशंस ब्लड में करते हैं, ठीक है, एक्स्ट्रा सेलर फ्लूइड में नहीं करते। और पॉइंट्स करेक्ट है, ये वाला जो पॉइंट है ना कोऑर्डिनेशन के बारे में, ये गलत है, ठीक है, ये इन्होंने उलट कर दिया है। हार्मोनल सिस्टम के लिए होना चाहिए था ब्लड, नर्वस सिस्टम के लिए होना चाहिए था एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। प्लांट पिगमेंट्स रिस्पॉन्सिबल फॉर रेड, येलो, ऑरेंज कलर इन मैनी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आर, यानी कौन सा पिगमेंट रिस्पॉन्सिबल है अदर देन ग्रीन कलर देने को, सो दैट इज कैरोटिनॉइड्स, ठीक है। What does the following picture shows? ये पिक्चर हमें क्या बता रहा है, ये सेंसरी न्यूरॉन है, वेरी इजी। हमारे सिंध बोर्ड के बुक में हर पेज पे आप चैप्टर पढ़ोगे तो मोटर, सेंसरी और इंटर न्यूरॉन बताए गए हैं पिक्चर्स के साथ, तो अगर आप वो याद कर लोगे तो इट इज़ वेरी इजी। और जो सूडो, बाइपोलर, यूनिपोलर वो मैं बता चुकी हूँ वीडियो में। एज अ रिजल्ट ऑफ कॉम्पिटिशन अमंग फ्रेंड्स, अहमद ईट्स अ लॉट ऑफ पकौड़ास, ओके, रिजल्टिंग इन द रिस्क ऑफ सॉल्ट इन ब्लड, ओके, टू कंपनसेट डैश मैकेनिज्म विल बी ट्रिगर इन द ब्लड। अच्छा, ये थोड़ा समझने का क्वेश्चन है। बता रहे कि कंपटीशन हुआ फ्रेंड्स के दरमियान, अहमद ने पकौड़े खा लिए बहुत ज़्यादा, और उसके वजह से क्या हुआ कि उसके ब्लड में सॉल्ट राइज हो गया। सॉल्ट राइज हो गया मतलब अब बेस आ गया, ठीक है। टू कंपनसेट, अब हम इसको कंपनसेट के लिए हमें क्या करना होगा, हम नेगेटिव फीडबैक ही करेंगे ना। देखो, एक चीज़ बढ़ गई है, ब्लड में सॉल्ट बढ़ गया है, तो पॉजिटिव फीडबैक हम कहाँ से करेंगे, पॉजिटिव फीडबैक का मतलब तो ये होता है कि और बढ़ाओ, चीज़ को और बढ़ाओ, जबकि हमें यहाँ पे क्या करना है, सॉल्ट कम करना है ब्लड में, तो क्या करेंगे हम, नेगेटिव फीडबैक करेंगे। नेगेटिव फीडबैक मतलब होता है चीज़ को रोकना।
Question number 129. Due to the presence of DASH, the resorption of water is increased in the collecting duct. मैं पहले ही बता चुकी हूँ ADH का रोल, और ADH का दूसरा हार्मोन, उसके दूसरा नाम क्या है, वेजोप्रेसिन, और इसका रोल भी मैं बता चुकी हूँ पिछली वीडियो में. 130. When a colorblind male marries a normal female, what will be the chances of color blindness in the grandson if his daughter marries to a normal male? एक मेल मैरी नॉर्मल कलर ब्लाइंड मेल है, ठीक है, यानी उसके जो एक्स है उस पर कलर ब्लाइंड का मैंने एन लगा दिया, और मेरी इज़ अ नॉर्मल फीमेल, ठीक है. व्हाट विल बी ही द चांसेस ऑफ कलर ब्लाइंड इन हीज ग्रैंड सन, यानी इस दोनों के ग्रैंड सन में क्या चांस है कलर ब्लाइंड होने के. अगर इनकी डॉटर मैरीज टू द नॉर्मल मेल, यानी नॉर्मल मेल हमें पता लग गया, यानी मेल जो है वो XY है, बिल्कुल नॉर्मल है, लेकिन डॉटर का जीन हम कैसे पता लगाएंगे, इन पेरेंट्स के ज़रिए. अब खुद बताओ, जो मदर से आता है वो तो X ही आता है, और मदर के पास दोनों X बिल्कुल सही है. फादर से अगर डॉटर है तो X आएगा, और फादर के पास कौन सा X है, ये वाला, तो ये लो डॉटर का जीन भी बन गया. अब आप इन दोनों के टेस्ट क्रॉस सेक्शन ही क्रॉस करवा दो तो आपको पता लग जाएगा कि 50% जो इस बंदे के ग्रैंडसन होंगे. अगर आप इस बंदे के ग्रैंडसन बोलो या इन दोनों के चाइल्ड बोलो तो वो 50% ही होंगे. क्वेश्चन नंबर 131. Humans are DASH and mostly use DASH means for thermoregulation. Humans are endotherm and most use the physiological means for thermoregulation. बहुत इजी है, आपको पता होना चाहिए कि ह्यूमंस जो है वो एंडोथर्म है, ठीक है, यानी एक्टोथर्म नहीं है. थर्म यानी टेम्परेचर, एंडो यानी इनसाइड, ठीक है. फिजियोलॉजिकली बिहेवियरली तौर पर भी कर सकते हैं, हाँ हम बिहेवियरली तौर पर भी करते हैं, बट फिजियोलॉजिकली हम ज़्यादा करते हैं, ठीक है. रीड द कोड मेंशन इन द फॉलोइंग पिक्चर एंड अरेंज द सीक्वेंस ऑफ ऑल 5 कोड्स. In which leucine at 3rd position while isoleucine at 4th position. Keep in mind that Cu is the. अच्छा, अब मैं आपको बताती हूँ इस क्वेश्चन में क्या है. ये बॉक्स आपको दिया है, ये आपको कोड्स दिए हैं, ठीक है, जिस तरह जीन्स में कोडिंग होती है, कोड्स दिए हैं आपको बता रहे हैं कि अब जीन एक्सप्रेस होगा. जब जीन एक्सप्रेस होता है तो जीन एक्सप्रेस का मतलब कि वो प्रोटीन बनाने की कोशिश कर रहा है, ठीक है. तो अब एक अमाइनो एसिड बता रहे कि अब ऐसा सीक्वेंस बनाओ कि उसमें जो ल्यूसाइन है वो 3rd पोजीशन पर हो, ठीक है, और आइसोल्यूसाइन 4th पोजीशन पर हो. और कीप इन माइंड कि ल्यूसाइन के लिए जो कोड है वो CUU है, और आइसोल्यूसाइन के लिए AUU है, और ग्लूटामाइन के लिए CAA है. तो फिर ग्लूटामाइन तो ऊपर इनकी पोजीशन तो नहीं बताई. अच्छा, ये क्वेश्चन आप नेट पर भी सर्च कर लीजिएगा. जब मैं सॉल्व कर रही थी तो ये जो क्वेश्चन है ना, इन्होंने थोड़ा इनकम्प्लीट भेजा है. जो आपका जो ग्लूटामाइन है ना, ये 2nd पोजीशन पर आएगा, ठीक है, ये थोड़ा इनसे गड़बड़ हो गया है, हाँ, ठीक है. तो अब जब हम आते हैं तो आप सीक्वेंस पे जाइए. 3rd पोजीशन पर होना चाहिए ल्यूसाइन, 3rd पोजीशन पर इन्होंने कौन सा रखा है, CAA, तो ये सीक्वेंस गलत हो गया. अब B ऑप्शन पर आते हैं. 3rd पोजीशन पर होना चाहिए ल्यूसाइन, ठीक है. 4th पोजीशन पर होना चाहिए आइसोल्यूसाइन, AUU, सही है, ठीक है, ये सीक्वेंस सही जा रहा है. आगे देखते हैं. ऑप्शन सी में गलत, क्योंकि 3rd पोजीशन पर CUU होना चाहिए. डी में भी सही है, CUU, AUU, ठीक है, एंड ग्लूटामाइन आपका होगा 2nd पोजीशन पर. ये इस सवाल में इन्होंने नहीं बताया, लेकिन अगर जब आप नेट में ये क्वेश्चन निकालोगे ना तो इन्होंने ये सवाल थोड़ा इनकम्प्लीट दिया है. इसमें आपको ल्यूसाइन और आइसोल्यूसाइन की पोजीशन भी बता दी है, और ग्लूटामाइन की पोजीशन भी इन्होंने 2nd पर रखी थी, ठीक है. तो इसलिए बी जो आपका ऑप्शन है ये सही होगा. ग्लूटामाइन 2nd पोजीशन पर, आइसोल्यूसाइन 3rd, और ल्यूसाइन 3rd पोजीशन पर, और आइसोल्यूसाइन 4th पोजीशन पर. ल्यूसाइन, आइसोल्यूसाइन, ग्लूटामाइन, ये क्या चीज़ है, ये अमाइनो एसिड्स हैं. जब जीन एक्सप्रेस हुआ, ठीक है, जीन एक्सप्रेस हुआ, जीन्स ने कोड्स बनाई, और इन कोड्स का मतलब क्या था भाई, जब जीन एक्सप्रेस होता है ना, तो जीन एक्सप्रेस का मतलब वो प्रोटीन्स बनाने की कोशिश कर रहा है. प्रोटीन्स कैसे बनेंगे, जब अमाइनो एसिड्स होंगे. तो जीन एक्सप्रेस हुआ, कैसे एक्सप्रेस हुआ, कोड्स दिए. अब वो कोड्स क्या करेंगे, आपको अमाइनो एसिड्स बना के देंगे, और अमाइनो एसिड्स का सीक्वेंस बन जाएगा. तो जब बहुत सारे अमाइनो एसिड्स एक साथ हो जाएंगे तो प्रोटीन बन जाएगा. Because it is question number 133. Because it is capable of dissolving more substance than any other liquid, it is called universal solvent. बहुत easy है, water. Question number 134. Which animal support Darwin view of inheritance of desirable variation? अच्छा,
यानी हमें बताना है कि जो डार्विन की थ्योरी थी उनमें, इन जानवरों में से, इन एनिमल्स में से कौन से वो उन्होंने यानी उन पर कंट्रीब्यूट किया था, ठीक है, यानी वो एनिमल्स उस थ्योरी को सपोर्ट कर रहे हैं। तो जिराफ सही है। गैलापागोस फिंचेस, अगर आपको लग रहा है कि ये ऑप्शन नहीं है तो ये ऑप्शन है, क्योंकि अगर आपने फेडरल की बोर्ड पढ़ी होगी, फेडरल की बुक, तो फिर आपको ये लगेगा, क्योंकि हमारे सिंध बोर्ड में गैलापागोस फिंचेस को नहीं बताया, लेकिन डार्विन ने सबसे पहले जो रिसर्च, जो एग्जामिन किया, तो जो ऑब्जर्व किया था, वो गैलापागोस फिंचेस, फिंचेस मतलब बर्ड्स। स्नैक्स सही है, ऑल ऑफ द अबव। इंटरफेस इज अ फेज ऑफ द सेल साइकिल डिफाइंड ओनली बाय द एब्सेंस ऑफ सेल डिवीजन। इंटरफेस में कोई सेल डिवीजन नहीं होती। जुक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन आर प्रेजेंट ओनली इन बर्ड्स एंड मैमल्स। जुक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन से आपने कंफ्यूज नहीं होना, जुक्स्टामेडुलरी यानी आपके किडनी में है। व्हाट डज ए इन द फॉलोइंग पिक्चर शो? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 137, व्हाट डज ए इन द फॉलोइंग पिक्चर शो? हमें बताना है कि इस पिक्चर में ये जो ए है ना, ये रहा ए, ये क्या है, ये कौन सा पाथवे बता रहा है? तो ये सवाल तो आपको पहले समझ ही नहीं आएगा। अच्छा, मैं पिक दे दूंगी, तस्वीर दे दूंगी फेडरल बोर्ड की। ये इन्होंने पता है किस चीज़ की पिक्चर दी है? ये जो पिक्चर है ये बिल्कुल फेडरल बोर्ड की पिक्चर है। क्या है? फेडरल बोर्ड की पिक्चर दी है, तो वो मैं इंशाल्लाह आपको दे दूंगी। पहले मैं आपको इस क्वेश्चन आप समझ नहीं आएगा, पहले आप यहाँ देखें। हाँ, एक हेडिंग है हमारे चैप्टर में सिंध बोर्ड में, अपटेक ऑफ वाटर बाय रूट्स। तो जो नॉर्मल पाथवे है ना वाटर का, कि वाटर कैसे लिया जाता है बाय रूट्स, तो पहले क्या होता है कि वाटर रूट है, हाँ फॉर एग्जांपल आपने पानी डाला, आप पौधे को पानी दे रहे, अब वो पौधे में मूंग तो है नहीं कि आप उसके अंदर कर दो, आप मिट्टी में डालते हो ना पानी। आपने पानी डाला मिट्टी में, तो पहले रूट हेयर्स में जाएगा, फिर वहाँ से कॉर्टेक्स में जाएगा, फिर वहाँ से एंडोडर्म में जाएगा। एंडोडर्म में होते हैं कास्पेरियन स्ट्रिप्स, फिर वहाँ से वो पेरीसाइकल में जाता है, और पेरीसाइकल से वो जाइलम में जाता है। ठीक है, ये इसका नॉर्मल पाथवे है। क्लियर हो गया? अब आपके फेडरल बोर्ड और सिंध बोर्ड में ये तो नॉर्मल है, ठीक है। नॉर्मल का मतलब ये नहीं है कि नॉर्मल का ये इसलिए मैंने नॉर्मल बताया कि भाई पाथवे ये है, ये रास्ता है पानी के जाने का, ठीक है। आप नॉर्मल से कंफ्यूज मत होइएगा, ये रास्ता है पानी का, कि वो रूट हेयर से कॉर्टेक्स, कॉर्टेक्स से एंडोडर्म, एंडोडर्म से पेरीसाइकल, पेरीसाइकल से जाइलम, ये पाथवे है। अब एपोप्लास्ट पाथवे कौन सा है? अब पाथवे मैंने आपको बता दिया। अब पाथवे के टाइप से सबसे पहला एपोप्लास्ट। एपोप्लास्ट में क्या होता है कि पहले वो रूट हेयर्स में जाता है, रूट हेयर से कॉर्टेक्स में जाता है, कॉर्टेक्स में जब वो एंडोडर्म में जाता है ना, तो एंडोडर्म में है कास्पेरियन स्ट्रिप्स, वहाँ पर ये रुक जाता है, कास्पेरियन स्ट्रिप इसे वहाँ पर रोक देता है। तो अगर वाटर ने एक ऐसा पाथवे लिया कि वो कास्पेरियन स्ट्रिप्स के पास रुक गया, तो हम कहेंगे ये एपोप्लास्ट पाथवे हो गया, ठीक है। सिंपलेस्ट पाथवे में क्या होता है कि ये कंटिन्यूस पाथवे है। दूसरी बात, इसे कंटिन्यूस पाथवे बोलते हैं। ये साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन के थ्रू होता है, यानी साइटोप्लाज्म टू साइटोप्लाज्म, एक सेल से दूसरे सेल से वो थ्रू साइटोप्लाज्म जा रहा है, और थ्रू प्लाज्मोडेमाटा। तीसरा है वैक्यूलर पाथवे। इसमें क्या होता है कि वाटर मूव फ्रॉम वैक्यूल टू वैक्यूल, ठीक है। अब आपको पता होना चाहिए कि प्लांट सेल में वैक्यूल होते हैं जो कि एनिमल सेल में नहीं होते, इन विच ऑस्मोसिस टेक प्लेस, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। अब हम आते हैं सवाल के ऊपर। सवाल में हमसे पूछा था कि भाई ये वाला पाथवे बताओ, तो अब आप खुद दे रहे हो, ये जो है ये सेल है, ये सेल है, ये सेल है और ये सेल है, ठीक है। यानी सीधा सीधा जा रहा है, एक सेल से दूसरे सेल से, दूसरे सेल से दूसरे सेल की तरफ, दूसरे सेल से दूसरे सेल की तरफ थ्रू साइटोप्लाज्म। तो ये आपका सिंपलेस्ट पाथवे है। ये एपिडर्मिस जो इन्होंने लिखा है, कॉर्टेक्स जो लिखा है, ये इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। और मैं वो पिक्चर्स भी दे दूंगी। और कास्पेरियन स्ट्रिप्स आपने देखे, जाइलम, लास्ट जो इनका टारगेट होता है वो जाइलम होता है। यहाँ पे इन्होंने प्लाज्मोडेमाटा, देखो इन्होंने यहाँ पे इसको प्लाज्मोडेमाटा लिखा हुआ है। तो अगर आपने देखा हो तो सिंपलेस्ट पाथवे में वो प्लाज्मोडेमाटा के थ्रू जा रहा है, ठीक है। आई होप क्लियर हो गया होगा समहाउ। क्वेश्चन नंबर 138, व्हाट डज ए इन द फॉलोइंग पिक्चर शो? ये बताना है हमें ये क्या है। पहले क्या हो रहा है, हेमोग्लोबिन और ऑक्सीजन मिल रहे हैं, तो क्या बना, ऑक्सी हेमोग्लोबिन। फिर ऑक्सी हेमोग्लोबिन गया मसल के पास, तो अब क्या हुआ भाई, जब मसल के पास गया, अब मुझे खुद आप बताइए
अब हमें बताना है यहाँ पे क्या हुआ है। तो आप खुद एक ध्यान लगाइए कि जो ब्लड होता है ना, वो तो पहले जाता है वो हार्ट लिवर, ठीक है, लिवर में वो ऑक्सीजन लेता है, सॉरी आई एम रियली सॉरी, पहले ऑक्सीजन आता है लंग्स में। ब्लड क्या करता है, ऑक्सीजन लेता है लंग्स से। जब लंग्स से ऑक्सीजन ले लेता है फिर वो जाता है वीन्स में, सॉरी आर्टरीज़ में। आर्टरीज़ में जब वो जाता है तो भाई आपको ख़ुद पता है कि जो सारे हमारे वेसल्स हैं वो वो ऑर्गन्स की तरफ गए। तो जब ब्लड मसल के पास जाता है ना, अब मसल को ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। भाई मसल्स को ऑक्सीजन की ज़रूरत क्यों होती है, ये भी तो क्वेश्चन है। मसल्स को ऑक्सीजन की ज़रूरत इसलिए होती है क्योंकि मसल्स को एटीपी बनाना है, और एटीपी बनाने के लिए हमें ऑक्सीजन की ज़रूरत है, ठीक है, क्योंकि मसल्स जो है वो काम करते हैं, और काम करना यानी एनर्जी ज़ाया करना। तो एनर्जी तो पहले चाहिए ना कि हम एनर्जी ज़ाया करें, तो एनर्जी यानी एटीपी, और उस एटीपी को क्या चाहिए, ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन उसको कहाँ से मिलती है, हेमोग्लोबिन से। तो अगर ये ऑक्सी हेमोग्लोबिन मसल के पास आया है तो क्या करने आया होगा, ऑक्सीजन छोड़ने। तो इसलिए इसका आंसर होगा डिसोसिएशन ऑफ ऑक्सी हेमोग्लोबिन। डिसोसिएशन का मतलब क्या है कि ऑक्सी हेमोग्लोबिन टूट जाएंगे, ऑक्सीजन मसल को मिल जाएगा और हेमोग्लोबिन वापस चला जाएगा ब्लड में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 139, व्हाट इज मॉलिक्यूल इन द फॉलोइंग पिक्चर। ये सारा पेपर ए पर ही है। व्हाट इज ए, व्हाट इज ए, व्हाट इज द मॉलिक्यूल ए इन द फॉलोइंग पिक्चर। ये रहा आपका ए, ये रहा। ये आपको क्या बता रहा है, अब आप खुद देखो, सोर्स ऑफ डीएनए, एक डीएनए था, ये होस्ट का डीएनए था, ठीक है, इसको हमने कट किया, इसको कट किया, हमने इंजर्शन की, हमें पूरा मिल गया भाई, रिकॉम्बिनेंट डीएनए मिल गया हमें, क्लियर। क्वेश्चन नंबर 140, अ ग्रुप ऑफ इम्यून सेल्स दैट मीडिएट्स the cellular immune response by processing and presenting antigens for recognition by certain other cells of immune system, it's called। अच्छा, सवाल में आपसे वो कह रहे हैं कि हम ऐसे सेल्स को यानी कुछ सेल्स ऐसा काम करते हैं ना कि वो जब एंटीजन को लेते हैं, एंटीजन यानी कोई भी पैथोजन, कोई भी बैक्टीरिया, कोई भी ऐसा कंपाउंड जो हमारे बॉडी को डिस्ट्रॉय करने आ रहा है, या फॉरेन पार्टिकल, ठीक है, सबसे पहले फॉरेन पार्टिकल, वो हमारी बॉडी का हिस्सा नहीं है। तो जब वो हमारे बॉडी के अंदर आता है तो कुछ सेल्स हमारे बॉडी में ऐसे हैं कि उस एंटीजन को काते हैं और उस एंटीजन को तोड़ते हैं और उसके कुछ प्रोटीन्स अपने ऊपर सवार कर देते हैं, ठीक है। अपने ऊपर सवार करने से क्या होता है कि हमारी बॉडी क्या करती है कि हमारी बॉडी को पता लग जाता है कि हाँ कुछ एंटीजन्स अंदर आए हैं और इन सेल्स ने अपने ऊपर सवार कर लिए हैं। तो हम इसे बोलते हैं एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल, यानी वो एंटीजन को प्रेजेंट कर रहे हैं इम्यून सिस्टम के लिए, ताकि वो इम्यून सिस्टम को पता लगे कि हाँ एंटीजन ये रहे। तो इनको बोलते हैं हम एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स। और ये कौन कौन से होते हैं, वो आपको मैक्रोफेज हो सकते हैं, टी सेल्स, बी सेल्स, टी सेल्स, बी सेल में कंफ्यूज मत होइएगा, यानी टी लिम्फोसाइट्स एंड बी लिम्फोसाइट्स, लैंगरहैंस सेल्स एंड डेंड्राइटिक सेल्स। टी लिम्फोसाइट्स और बी लिम्फोसाइट्स भी एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल की तरह काम करते हैं। डीप मत जाइए, आपको कोई ज़रूरत नहीं है डीप जाने की, जब इंशाल्लाह MBBS में आएंगे फिर आपको खुद पता लग जाएगा। नेम द फॉलोइंग क्रोमोसोम। एक्रोसेंटिक, ये आप शेप के ज़रिए आपको पता लग जाना चाहिए। आई डोंट थिंक सो कि मुझे ये डिफाइन करना, ये एक्सप्लेन करना चाहिए। द कंप्लीट एरोबिक ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज रिजल्ट्स इन द सिंथेसिस ऑफ एज मेनी एज डैश मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP 36 ओबसली। यानी हम अगर कंप्लीट एरोबिक ऑक्सीडेशन करेंगे ग्लूकोज की तो 36 ATP हमारे पास जनरेट होंगे। 143, प्राइमरी फंक्शन ऑफ फैट्स इन एक्वाटिक मेमल्स एज इन द टेरेस्ट्रियल मेमल इज, यानी प्राइमरी फंक्शन फैट का क्या है एक्वाटिक मेमल्स में, कंजर्विंग हीट, और जो टेरेस्ट्रियल मेमल्स है उनमें टू रिजर्व फूड। अब मुझे नहीं पता आपने कहीं पर पढ़ा हो कि नहीं पढ़ा हो, मैमल्स की हम एग्जांपल देते हैं कि उनकी जो वो निकली होती है ना एज आ सब, आप मैमल्स आपने देखे होंगे, कैमल्स की बात करें, उनके कैमल्स पर वो जो एक ऐसी शेप होती है उनके ऊपर, ठीक है, वो इसलिए होती है कि उनमें फ़ैट होता है, और वो फ़ैट क्या करते हैं, उनको फूड रिजर्व करते हैं। और मैमल्स आर टेरेस्ट्रियल एनिमल्स। क्रॉसिंग ओवर इज एन एक्सचेंज ऑफ जीन बिटवीन डैश रिजल्टिंग इन अ मिक्सचर ऑफ पेरेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स इन ऑफस्प्रिंग, होमोलोगस क्रोमोसोम। क्रॉसिंग ओवर जो होती है वो होमोलोगस क्रोमोसोम में होती है, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 145, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर रिफ्लेक्स एक्शन एक्सेप्ट, ओके, ये वाला swallowing ऑफ बॉलस ये रिफ्लेक्स एक्शन नहीं है, ठीक है। स्वेलो करना, निगलना, ये वॉलेंट्री भी हो सकता है, और हाँ ये वॉलेंट्री है क्योंकि हम स्वेलो करते हैं ना, ठीक है, खुद हम कर रहे हैं स्वेलिंग, तो ये रिफ्लेक्स एक्शन नहीं है। व्हाट इज़ क्यू इन द हार्डी-वेनबर्ग इक्विलिब्रियम, हार्डी-वेनबर्ग मैंने समझा दिया था, तो क्यू क्या है, क्यू आपका फ्रीक्वेंसी ऑफ रिसेसिव एलील है और डोमिनेंट एलील के लिए पी है, दोनों मैंने क्लियर करवा दिए। जीनोम ऑफ वायरस इज़ कंपोज ऑफ, मैं एक पिक्चर मैंने दी होगी, अगर आपको आपके वीडियो पर आपको नज़र आ रही होगी, वायरस का जो जीनोम है वो बहुत ए एंड बी, डीएनए और आरएनए दोनों से बनता है। कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन कैन बी इन्हेंस्ड बाय इन्हेंसिंग द एफिशिएंसी ऑफ, अच्छा कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन जो है वो जब होती है ना तो वो इस एंजाइम के हेल्प से होती है, रिबुलोस बिसफॉस्फेट। तो अगर हम इसकी एफिशिएंसी यानी काम करने की सलाहियत, यानी अगर हम इसको इसको इन्हेंस करेंगे तो कार्बन फिक्सेशन भी अच्छी होगी। लेबल द फॉलोइंग फिनोमेना, ये क्या हो रहा है, अब आप खुद देखो, आउटसाइड सेल लार्ज पार्टिकल उसको अंदर लिया, तो एक तो ये इंडोसाइटोसिस हो रही है, ठीक है, इंडोसाइटोसिस। दूसरा क्या हो रहा है, इंडोसाइटोसिस नहीं है तो हम क्या ऑप्शन लगाएंगे, फेगोसाइटोसिस, क्योंकि लार्ज पार्टिकल यानी सॉलिड पार्टिकल को अंदर लिया है, ठीक है। एक्सोसाइटोसिस तो नहीं होगी क्योंकि चीज़ बाहर नहीं जा रही। ऑस्मोसिस क्योंकि पानी नहीं है। डिफ्यूजन ये नहीं है, फ्रॉम हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन वो दिखा रहा होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 150, देयर इज अ स्मॉल पॉपुलेशन ऑफ बीटल्स ऑन अ ग्रास, ओके, एक स्मॉल पॉपुलेशन थी बीटल्स की ग्रास पर, इन विच सम आर ग्रीन, कुछ इनमें से ग्रीन थे कुछ ब्राउन थे, ठीक है। अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स आए, पास हुए वहाँ से, और वॉक ऑन देम, बाय चांस ग्रीन कलर बीटल्स आर प्रेस अंडर देयर फीट। क्या हुआ कि जो ग्रीन कलर के बीटल्स थे ना वो वहाँ उन्होंने कदम रखे और वो प्रेस हो गए। तो अब बताओ कि कौन सा ऑप्शन होगा। पहले मैं बता दूँ, ऑप्शन सी करेक्ट है, ठीक है। चेंज इन द जेनेटिक इक्विलिब्रियम ऑफ द पॉपुलेशन, जेनेटिक इक्विलिब्रियम में चेंज आएगा। सबसे पहले व्हाट इज़ जेनेटिक इक्विलिब्रियम, कल मैंने हार्डी-वेनबर्ग इक्विलिब्रियम पढ़ाया था, तो वही जेनेटिक इक्विलिब्रियम है। जेनेटिक इक्विलिब्रियम मतलब आपका जो डोमिनेंट और जो आपका रिसेसिव एलील है दोनों कांस्टेंट है, ठीक है। तो हाँ, और आपको मैंने ये भी पढ़ाया था कि इसमें जो चेंज है वो म्यूटेशन, नेचुरल सिलेक्शन या एनवायरमेंटल चेंज से आ सकता है, क्लियर। तो अब ये आप इसे एनवायरमेंटल नेचुरल सिलेक्शन का और दोनों आ सकते हैं, एनवायरमेंटल चेंज क्योंकि बच्चों ने गुजरे वहाँ से और ग्रीन कलर्स वालों को मार दिया, तो भाई ग्रीन कलर्स की कमी आएगी ना, तो जेनेटिक इक्विलिब्रियम आपका डिस्टर्ब होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ट्रू फॉर अ जीन, ये ट्रू नहीं है। अ जीन एक्सप्रेस टू फॉर्म क्रोमोसोम, बिल्कुल भी नहीं, जीन एक्सप्रेस होता है प्रोटीन बनाने के लिए, और बातें सही है जीन के बारे में। फंक्शन ऑफ रेस्पिरेटरी पैसेज, सीलिया इज टू कीप द एयरवेज ऑफ डस्ट पार्टिकल्स को हटाने के लिए होता है। डैश इज द स्टोरेज फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट इन एनिमल्स एंड ह्यूमंस विच इज इक्विवेलेंट टू द डैश इन प्लांट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एनिमल्स में कार्बोहाइड्रेट स्टोर होता है इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन और प्लांट्स में इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च, ये बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आपको याद हो। जो यानी हम में और एनिमल्स में कार्बोहाइड्रेट स्टोर होता है किस फॉर्म में, ग्लाइकोजन के फॉर्म में, और प्लांट्स में स्टार्च के फॉर्म में। As an essential element in the living organism, dash iron is playing important role in insulin secretion, release of neurotransmitter, muscular contraction and heartbeat regulation. कैल्शियम मसल कॉन्ट्रैक्शन आ गया ना। अगर आपको और कुछ भी नहीं याद ना, आपको पता नहीं इनमें से कौन सा है, बस आप मसल कॉन्ट्रैक्शन आपने देख ली ना, यू शुड गो विथ कैल्शियम। क्वेश्चन नंबर 155, क्वेश्चन नंबर 155, व्हाट आर ए एंड बी इन द फॉलोइंग पिक्चर। अच्छा, एक फॉलोइंग पिक्चर है, ये दोनों क्या है, ये दोनों है होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम, ठीक है, होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम है। फॉर पर्पल कलर, ये ए और बी हमें बताना है ये क्या है। फॉर पर्पल कलर फ्लावर, फॉर वाइट कलर फ्लावर। अच्छा, ये दोनों क्रोमोसोम है और क्रोमोसोम आपके बने हैं जीन से, और जीन्स, ठीक है, तो हम बोल सकते हैं ये एलील है। ये जीन्स इसलिए नहीं है
क्योंकि एक वाइट फ्लावर है और एक पर्पल फ्लावर है, एक एक बताया जा रहा है, इसलिए हम इसको एलील्स बोल रहे हैं, ठीक है। अरेंज द फॉलोइंग अकॉर्डिंग टू द लेवल ऑफ प्रोटीन स्ट्रक्चर्स। प्रोटीन्स, अच्छा ये आपको एग्जाम्पल्स दिए हैं, प्रोटीन्स दिए हैं, इन्हें हमें अकॉर्डिंग टू प्रोटीन स्ट्रक्चर्स सीक्वेंस पे रखना है। प्रोटीन स्ट्रक्चर आपको पता है ना, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी एंड क्वाटरनरी, ठीक है। तो पहले सी होगा प्राइमरी, क्योंकि ये प्राइमरी है, फिर हेयर आएगा क्योंकि ये सेकेंडरी है, फिर लाइसोसोम क्योंकि ये टर्शरी है, और फिर क्वाटरनरी। इस सीक्वेंस में हमें चाहिए, यानी पहले ये होना चाहिए, फिर ये प्राइमरी होना चाहिए, आप खुद बनाओ, पहले सी होना चाहिए, फिर डी होना चाहिए, फिर ए होना चाहिए, और फिर बी होना चाहिए, सी डी ए बी, ये ऑप्शन सही है। इन एग कैल्शियम प्ले इंपॉर्टेंट रोल स्पेशली एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन, ठीक है। ये कहानी बता दी आपको, क्या कहा कि एग्स में कैल्शियम की ज़रूरत होती है फर्टिलाइजेशन के दौरान। Therefore, dash are present in many thousand number of inside the cell membrane। अच्छा, पहले आपको कहानी बताई कि फर्टिलाइजेशन के लिए हमें कैल्शियम की ज़रूरत होती है, इसलिए ये वाला जो आंसर है ये बहुत सेल मेम्ब्रेन में पाया जाता है एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन। तो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब इसका आंसर क्यों इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, मसला ये इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इसलिए है क्योंकि जो कैल्शियम है ना, अब इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के दो टाइप्स है, रफ़ एंड स्मूथ। रफ़ का तो एक ही काम है, प्रोटीन सिंथेसिस। स्मूथ जो है उसके बहुत सारे काम है, ड्रग डिटॉक्सिफिकेशन, ट्रांसपोर्ट करवाता है और कैल्शियम स्टोर करता है, ठीक है। कैल्शियम उसके पास, स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास कैल्शियम होता है बहुत ज़्यादा, इसलिए यहाँ पे इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऑप्शन है। क्योंकि जब अगर उसी आर प्रेजेंट इन मेनी थाउजेंड नंबर इनसाइड द सेल मेम्ब्रेन, तो जो फर्टिलाइजेशन में जो सेल्स हमारे चाहिए वहाँ पर इंडोप्लाज्मिक उन सेल्स में बहुत ज़्यादा होगा। क्यों होगा? क्योंकि उसमें कैल्शियम स्टोर होता है। क्वेश्चन नंबर 158 जेनेटिक इक्विलिब्रियम इज, वही चीज़ आ गई, स्टेबिलिटी ऑफ एलील एंड जीन फ्रीक्वेंसी इन अ पॉपुलेशन। चूज द टर्म फ्रॉम द फॉलोइंग विच वन इज नॉट अ पार्ट ऑफ जीन थेरेपी। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग जीन थेरेपी के काम नहीं है। देखो, जीन थेरेपी मतलब आप ट्रांसप्लांटेशन ले लो, ठीक है। तो बोन मेरो का ट्रांसप्लांटेशन, रेट्रोवायरस, इसमें जीन इंक्लूड होगा, सोमैटिक सेल्स, ठीक है। ठीक है। 160 synapse form at the site where the terminal branches of the axon of a motor neuron contact a target muscle cell. It's called motor end plate. साइनेप्स मैंने बहुत अच्छे तरीके से समझाया था कि जिस तरह के जॉइंट होता है, जंक्शन, आर्टिकुलेशन या कनेक्शन बिटवीन टू जॉइंट्स हम बोलते हैं उसे, जब दो बोन्स के दरमियान कनेक्शन होती है तो हम इसे बोलते हैं जॉइंट। जब टू न्यूरॉन्स के दरमियान कनेक्शन होती है हम उसे बोलते हैं साइनेप्स। क्लियर? लेकिन अब मोटर एंड प्लेट साइनेप्स क्या है? मोटर एंड प्लेट में क्या होता है कि एक होता है न्यूरॉन, और न्यूरॉन का कनेक्शन बनता है मसल सेल्स के फाइबर से, ठीक है, मसल सेल्स के फाइबर से। तो इस वाले साइनेप्स को हम बोलते हैं मोटर एंड प्लेट। अच्छा, मोटर एंड प्लेट इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो मसल फाइबर का जो शेप होता है ना वो सॉसेज का होता है, इसलिए हम इसे एट प्लेट बोलते हैं। और जो न्यूरॉन होता है ना वो मोटर न्यूरॉन होता है। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल, ठीक है। कि सब्सक्राइबर बहुत कम है मेरे, आई होप आप मेरी हेल्प करेंगे, ठीक है। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल।